नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। 9 अगस्त 1942 को आज ही के दिन महात्मा गांधी ने मुंबई में आह्वान किया था, एक अपने प्रसिद्ध भाषण में इस आंदोलन का आह्वान किया था और कहा था कि मतलब अब अंग्रेजों को भारत से एक ऑर्डरली विड्रॉल कर लेना चाहिए। आज बात करेंगे कि इस आंदोलन में किसकी किसकी क्या भूमिका थी, कांग्रेस की क्या भूमिका रही। इस आंदोलन का मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण कुछ घटनाओं में से एक ये आंदोलन भी है। गांधी जी द्वारा चलाए गए सबसे लंबे आंदोलनों में से एक। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत लोग बहुत बार सवाल पूछते हैं कि गांधी जी अक्सर आंदोलन करके उसको एक समय के बाद वापस ले लेते थे, व्हाई? And this has been one of the very center of inquiries into Gandhi's modes of protest. उसके पीछे एक बहुत सिंपल वजह थी कि गांधी knew that no society can stay in the permanent state of agitation. एजिटेशन का जो स्टेट है वो किसी भी समाज में, और खासतौर पे अगर एक अहिंसक आंदोलन से, एक अहिंसा के जरिए आपको जीतना है, तो आप किसी भी समुदाय को, किसी भी समाज को परमानेंट टेंशन की स्थिति में नहीं रख सकते। अगर आपका गुरिल्ला वॉरफेयर जैसा है, माओ के जैसा या फिदेल या चे गुवेरा के जैसा है, तो आप देखें कि वो समाज से एक कटा हुआ आंदोलन होता है। आप उसको एडवांस डिटैचमेंट कह लें, वामपंथ की भाषा में, या जो भी कह लें, वो जो हिस्सा होता है वो सीधे सीधे सबसे आगे खड़े हुए हिस्सों में से एक नहीं होता है। तो ये पहली बात, और ये बहुत जरूरी बात। उस हिसाब से अगर देखें तो सबसे लंबे चले आंदोलनों में से करीब करीब 3 साल अगर माने पूरा, और 2 साल तो बहुत ही तेजी के साथ, जबकि ये एक लीडरलेस आंदोलन था। मास डिटेंशंस थे। मतलब अगर आपको याद करें कि अरोड़ा आसफ अली, जिन्होंने उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि उनके वो वरिष्ठ सारे नेता वो पहले ही जेल में डाल दिए गए थे। तो पहले यहाँ पर आते हैं कि असहयोग आंदोलन के पीछे कारण क्या था। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 1935 में, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था, जिसके बाद भारत को थोड़े बहुत अधिकार मिले, जिसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, लेजिस्लेचर थे, उसमें सीटें बढ़ी और उसमें भारतीयों को और मताधिकार मिले। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था, ये सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे शर्तें थीं, पर फिर भी 1935 आते आते भारत की आबादी के करीब 20% हिस्से को मताधिकार मिल गया था। उसके पहले तो इतना भी नहीं था। बट 1935 एक्ट के साथ एक और जो बड़ी बात थी, ये एक स्ट्रेंज सी कॉन्फेडरेशन भी नहीं, फेडरेशन जैसी बात करें, भारत का एक संघीय ढांचा जैसा बनता नजर आ रहा था। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बात बहुत लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि केवल उसमें कांग्रेस या जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था भारत का, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो अपने अपने इलाकों में सेमी ऑटोनॉमस थे, जहां पे कांग्रेस का संगठन नहीं था, जहां पे मुस्लिम लीग का संगठन भी बहुत कम था। मुस्लिम जो नवाबों के इलाकों को छोड़ दीजिए, वो भी मतलब बहुत बाद में बनना शुरू हुआ था, तो नहीं था। जॉन की एक बहुत अच्छी किताब है इंडिया, ओपिनियनेटेड है। जॉन की जब भी लिखते हैं तो अपने ओपिनियंस वो देते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़नी चाहिए। मतलब इंडिया का एक ऐसा रफ शॉर्ट हिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलता है। 1935 हुआ, 1937 में इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। 9 स्टेट्स या 11, आई फॉरगॉट, इसमें मतलब वो पूरे बहुमत से आए, उन्होंने सरकारें बनाई। और अब तक आप याद करें कि जिन्ना की मुस्लिम लीग का काम शुरू हो गया था। एक तरफ ये, दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स को चिंता होने लगी, क्योंकि कांग्रेस ने अब उनके इलाकों में भी काम करना शुरू किया था। और चूंकि ये बहुत दिलचस्प बात मुझे लगती है, वी शुड ऑल रिमेंबर दिस, कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने जब पूर्ण स्वराज, इंडिपेंडेंस की मांग रखी थी पंजाब, अब पाकिस्तानी पंजाब में, लाहौर में, रावी नदी के तट पे, वो कांग्रेस में फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग रखने वाले पहले नेता थे। उनके पहले किसी ने भी होम रूल के आगे कोई नहीं बढ़ा था। सरदार पटेल, जिनके साथ अब नेहरू जी को लड़ाने की कोशिश की जाती है, उन्होंने भी नहीं। ये उस होम रूल की दिशा में बढ़ने का जो एक प्रयास था, मतलब अभी तक पूर्ण स्वतंत्रता फिर से बात नहीं हुई है, वो बात अब दोबारा होगी 1942 में कांग्रेस के अधिवेशन में,
मेरे ख्याल से 22 जुलाई को, जब गांधी प्रस्ताव रखेंगे अब की बार फुल इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वतंत्रता का। इस बार भी आप ध्यान दें कि पटेल और तमाम और लोगों ने नहीं रखी थी, राजगोपालाचारी ने तो इसको लेके पार्टी ही छोड़ दी थी। खैर 1937 में बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें बनी, 2 में मुस्लिम लीग की भी बनी, हिंदू महासभा के साथ गठबंधन में। वो इतिहास दोनों तरफ के धर्मांधों का लगभग एक ही है। खैर 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट शुरू हुई। कांग्रेस पहली बार तमाम स्टेट्स में, प्रोविंसेस में सरकार चला रही थी। भले ही वायसराय के पास वीटो का अधिकार था, पर उसका जो एक सरकार चलाने का जो पहला अनुभव था और वो जो पहले कन्फ्रंटेशन शुरू हुए, प्रिंसली स्टेट्स को चिंता हुई कि अगर कांग्रेस इसी रास्ते पे बढ़ती गई और अगर एक वो ब्रिटिश डोमिनियन में भी रही, जब भी मतलब जो आज़ादी मिली, तो इस सरकार का स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता जैसी स्वतंत्रता के बाद भी अगर केवल होम रूल भी हुआ तो भी प्रिंसली स्टेट से इनका क्या रिश्ता होगा। यहाँ पे एक और दिलचस्प बात, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेहरू इज द ओनली लीडर हु टुक ऑन एनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। सरदार पटेल भी कभी किसी प्रिंसली स्टेट में प्रदर्शन करने नहीं गए। नेहरू इकलौते नेता हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबको मिला दें तो, who actually went, protested in Nabha in now पंजाब, और उनके इस पर बर्बर यातनाएं दी गई और उन्हें जेल दी गई। खैर 1939 आते आते ब्रिटिश सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है, स्वराज की भी बात से वो पीछे हट रही है। वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ब्रिटिश जो आर्मी है, मतलब उनका मतलब एक टैक्स जो भारत से वो ले रहे हैं, वो लगातार टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिससे जनता में भारी असंतोष है। क्यों टैक्स बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको वॉर एफर्ट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। भारतीय सेना के ऊपर जो उनका खर्चा था वो भी कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन उनको वॉर एफर्ट्स के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। नेट इंपैक्ट जो भारत पे हुआ, जनता में भारी असंतोष। और 1939 आते आते जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी पुराने 1935 एक्ट के भी पीछे जाना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस ने अपनी सारी सरकारों से इस्तीफा दे दिया। बात और आगे बढ़ी, मुस्लिम लीग ने नहीं दिया, हिंदू महासभा ने नहीं दिया। फिर से एक बात ये ध्यान रखें कि उन्होंने मौके का फायदा उठाया और सरकारें बनाने की कोशिश की। असंतोष बढ़ता जा रहा है। वॉर एफर्ट में गांधी ने पहले कहा कि मतलब ठीक है, हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए रेसिज्म के खिलाफ, फासीवाद के खिलाफ। जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ हमें जाना चाहिए अगेंस्ट द एक्सिस स्टेट्स। भारत के बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। भारत के बहुत सारे सैनिकों ने, नॉर्मंडी से लेकर के अफ्रीका से लेकर के, ऐसा कोई वॉर फ्रंट नहीं था जिस पे हमारे यहाँ के सैनिक लड़े नहीं। और इसके बदले में देश अंग्रेजों से हक मांग रहा था, स्वतंत्रता का वादा मांग रहा था। और अंग्रेज सरकार बिल्कुल इस बात पे बात करने को तैयार नहीं। फिर उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। एक बेसिकली वो कॉस्मेटिक डील थी। उस कॉस्मेटिक डील में भी कुछ हुआ नहीं, कोई आगे मतलब बात बढ़ी नहीं। 1935 से आगे बढ़कर एक भी वादा नहीं किया गया। और ऐसे में गांधी ने कहा कि मतलब पहले पूर्ण स्वराज की बात की। जुलाई 1942 में, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 22 जुलाई ही है। और 8 अगस्त को कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने बाकायदा आह्वान किया। 9 अगस्त को डू और डाई, करो या मरो के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी। द ब्रिटिश वर रादर स्विफ्ट। अगले 3-4 दिन के अंदर उन्होंने 10,000 से ज्यादा कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। मोर देन 10,000। कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति की का जो नेतृत्व था, उनकी जो पहली कतार थी नेतृत्व की, वो पूरी की पूरी जेल में। और ये सारे के सारे फिर 1945 तक जेल में रखे जाने थे। दमन बहुत बर्बर किया, बहुत लोगों को काला पानी भेजा, बहुत लोगों को बहुत तरह की धाराओं में जेल भेजा गया, बहुत टॉर्चर किया गया। स्पोरेडिक वायलेंस की भी घटनाएं हुई पूरे भारत में, तमाम जगहों पर हल्का फुल्का छिटपुट हिंसा हुई।
मैसूर तब एक प्रिंसली स्टेट था, वहाँ भी हिंसा हुई और मैसूर के राजा ने गोली चलवाई जिसमें 32 कांग्रेसी मारे गए, 32 आज़ादी के दीवाने मारे गए। सबसे दिलचस्प बात है इस समय हिंदू महासभा क्या कर रही थी। हिंदू महासभा, सावरकर गेव एन एक्टिव कॉल फॉर बॉयकॉट एंड आई रिपीट अ कॉल फॉर एक्टिव बॉयकॉट। दोनों बातें उन्होंने, एक सक्रिय, मतलब वो चुप भी नहीं हुए, उन्होंने ये मतलब नहीं कहा कि ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है चलने दो, उन्होंने सक्रियता दिखाई और अंग्रेजों के समर्थन की कॉल दी। हिंदू महासभा ने, हाँ हिंदू महासभा हो गई। आरएसएस, गोलवरकर ने भी कहा कि भले ही हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के मन में असंतोष है लेकिन संघ का कार्य चलता रहना चाहिए, अंग्रेजों के विरोध में हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई राजनीतिक प्रतिरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेना है। और इसके चलते बहुत सारे जो आरएसएस का कैडर था वो नाराज भी हुआ। हिंदू महासभा के अब मतलब जिनको बहुत बड़ा एक नेता बनाने की कोशिश की जाती है, एंड ही इज वन ऑफ द ब्लंडर्स ऑफ नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बीच मुस्लिम लीग के साथ, फजलुल हक के साथ सरकार में वो शामिल हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने बंगाल गवर्नमेंट के पार्टीशन के पहले, और वो बाकायदा रहे आज़ादी तक, बंटवारे तक, मतलब जब तक वो सरकार रही। और उन्होंने बाकायदा अंग्रेजों को एक लेटर लिखा कि युद्ध के बीच जो भी लोग ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं वो देश के लिए खतरा है, अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय तब तक करीब 30 साल के हो गए थे। क्या आपने कभी सुना उनकी कोई भूमिका रही हो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में वो गिरफ्तार हुए हों, या आरएसएस का कोई भी ऑर्गेनाइजर? तो उनका पेपर तब भी था। क्या ऑर्गेनाइजर ने कभी क्विट इंडिया मूवमेंट पे, आज जिस पे उनको डाक टिकट निकालने पड़ते हैं, 2017 में मुझे याद है 75 साल होने पे मोदी सरकार ने भी एक फिर से डाक टिकट जारी किया था, उसके पहले भी क्विट इंडिया मूवमेंट पे बहुत सारे डाक टिकट आते रहे। क्या उन्होंने कुछ कहा? दीनदयाल उपाध्याय की क्या आपने मतलब कभी सुना कि अंग्रेजों ने उनको एक बार भी गिरफ्तार किया हो, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक बार भी गिरफ्तार किया हो? सावरकर को तो खैर वो पेंशन ही मतलब पे रखे हुए थे, वो तो उनके लिए कर ही रहे थे। आरएसएस, गोलवरकर, मतलब क्या उनको एक बार भी गिरफ्तार किया आजादी के किसी काम के लिए? खैर आंदोलन चलता रहा, आंदोलन बहुत ताकत से चलता रहा और ये क्विट इंडिया मूवमेंट की ही ताकत थी। अरुणा आसफ अली भूमिगत हुई, मतलब उनका तो बहुत ही जो कमाल उनकी भूमिका थी, अरुणा आसफ अली भूमिगत हुई और कांग्रेस की जो बड़े नेताओं में से 14 जुलाई तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 14 जुलाई 1942 को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था और नेहरू और मौलाना आजाद ने बाकायदा इसका समर्थन किया था। राजगोपालाचारी ने इसी मुद्दे पे पार्टी छोड़ी थी। प्रिंसली स्टेट्स तो खैर मैंने बता ही दिया कि मतलब कहीं से 1 लाख से ज़्यादा, 10,000 नहीं 1 लाख से ज़्यादा डिटेंशंस थे और 1945 में ही महादेव देसाई जो बहुत ही करीबी थे गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी भी आप उनको मान सकते हैं, उनकी मृत्यु हुई। गांधी जी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। 1944 में 21 दिन के उपवास के बाद गांधी जी को छोड़ा अंग्रेजों ने, बट आंदोलन तब तक कमजोर पड़ने लगा था और इस तरह से 1944 का अंत आते आते करीब 2 साल के लंबे समय के बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, मतलब आंदोलन से ज़्यादा, चूंकि युद्ध भी खत्म हो रहा था 1945 आते आते, रीऑर्गेनाइजेशन की बातें हो रही थी। थियोडोर रूजवेल्ट, आई फॉरगॉट, थियोडोर रूजवेल्ट ने इस आंदोलन का खुल के समर्थन किया था। और एक और जो बड़ी बात हुई थी इस आंदोलन के बीच में, मतलब व्हिच आई ऑलवेज कीप फॉरगेटिंग, ये वो टाइम भी था जब चैम्बरलेन की जो लिबरल सरकार थी, जो लेबर पार्टी की सरकार थी, वो गिर गई थी और विंस्टन चर्चिल सत्ता में आ गए, तो जो अपने आप को मतलब बहुत एक अपोलॉजिस्ट बताते थे इंपीरियलिज्म का, और जिन्होंने बहुत फेमस उनका स्टेटमेंट है कि मतलब मैं अपने साम्राज्य के सबसे चमकते नगीने को कभी आज़ाद नहीं होने दूंगा।
कि भारत, इंडिया विल नेवर बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, डोमिनियन स्टेट में रहे, वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में एक होम रूल के साथ रहे, मतलब वो ठीक है। और इसका भी जो असर था, मतलब ये जो एक इंटरनेशनल जो पॉलिसी चेंज था, बट 1945 आते आते भारत में जो डिसअफेक्शन था, सेडिशन के चार्ज में अगर आपके देश में 1 लाख लोग से ज़्यादा अगर आपको सेडिशन का आरोप लगा के उनको बंद करना पड़ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसका असर क्या होगा। फिर बात करते हैं इसके आगे 1945 का जो असर रहा भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदुओं में से है, जहाँ पे ब्रिटिशों, जो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि नाउ इंडिया, लाइक दे कैन नॉट गवर्न इंडिया एनी मोर, फॉरगेट रूलिंग। उसके पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि एनी वन कैन रूल इंडिया बट नो वन कैन गवर्न इट। अभी उनको ये समझ में आ गया, मतलब मैं ठीक करता हूं अपने आप को, क्यों यू कैन नॉट गवर्न इट, क्योंकि भारत का जो आंतरिक जो एक स्ट्रक्चर है, जो समाज है, जो बहुत सारी जातियों में, समुदायों में, लैंग्विस्टिक है, वो इतने सारे में बटा हुआ है, उसमें अंदर के स्ट्रक्चर्स इतने हैं कि सच में इसको चला पाना बेहद मुश्किल है। इसको गवर्न कर पाना लगभग मतलब बहुत ही एक मुश्किल काम है, और मोटा मोटा कहें तो संभव ही नहीं। रूल करना वो आसान था, जब तक इसको रूल करते रहे लोग तब तक एक चलता रहा। इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं, और फिर अगले किसी वीडियो के साथ, अगले किसी विषय के साथ। चैनल को फॉलो करना, समराइज्ड को फॉलो करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है। इस बार कोशिश करूँगा थोड़ा ज़्यादा रेगुलर हो सकूं। फिर मिलते हैं, सी यू ऑल अगेन, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।